दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को पढ़ने वाले हैं मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक पर किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उसे बहुत ही शानदार तरीके से लिख सकें, तो इसी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे जैसे हम अपनी क्लासेज पढ़ते हैं। आप लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इस टॉपिक को न्यूज़पेपर या अन्य वीडियोज़ में देखा होगा, लेकिन अभी भी अमूमन बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक पर अगर उनसे आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन अगर दे दिया जाता है तो अभी भी उनको असहजता होगी। तो उसी असहजता को दूर करते हुए आज की इस क्लास को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग एक पेन कॉपी लेकर बैठिए। लगभग 30 मिनट की क्लास होगी और इस क्लास को पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, आप उसे बहुत ही आसानी से कंसीडर करके लिख सकते हैं। तो इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, और ये आपके आंसर की भूमिका आपका इंट्रो पार्ट हो सकता है। फिर इसमें देखेंगे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष काफी लंबे समय तक चला आ रहा है, तो इसके पीछे की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी, तो उस पृष्ठभूमि को भी हम जानेंगे। फिर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की क्या नीति रही है, तो सदियों से चले आ रही संघर्ष पर भारत की क्या नीति रही है, और वर्तमान में भारत इस कॉन्फ्लिक्ट पर किस तरीके से स्टैंड कर रहा है, क्या पॉलिसी अपना रहा है, इस बात को भी हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे वर्तमान में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का भारत पर क्या असर पड़ता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जो हो रहा है, उसका भारत पर किस तरीके से असर पड़ सकता है, इस बात को भी हम पढ़ेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का भारत पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद इसमें हम देखेंगे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के क्या समाधान हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के संघर्ष, इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट न केवल भारत पर बल्कि पूरी वैश्विक परिदृश्य पर, पूरी दुनिया में एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इस संघर्ष का क्या समाधान हो सकता है, और लास्ट में वे फॉरवर्ड को पढ़ते हुए हम इस टॉपिक के पूरे कंक्लूजन को पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एग्जामिनर इस टॉपिक के किसी भी पहलू से आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है, आप उसे बहुत ही शानदार तरीके से लिख लीजिए। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। आप लोग क्लास के साथ साथ में जो भी आपको पॉइंट दिए जा रहे हैं वो पॉइंट बनाते जाइए। लगभग 2 पेज का नोट्स बनेगा और एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना इस बार, जो बीपीएससी मेंस का आगामी एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो भी 2024 में मेंस एग्जाम होंगे उनके लिए क्लासेज बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले देखेंगे चर्चा में क्यों है, जो आपके आंसर का भूमिका या इंट्रो पार्ट हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक मैप बना हुआ है, तो जब भी आप इस तरीके का इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जब भी आप आंसर लिखें तो एक मैप जरूर बनाएं। तो मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर इजराइल का मैप बना हुआ है, और इजराइल फिलिस्तीन के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज है, जैसे गाजा हो गया, यरूशलेम हो गया, वेस्ट बैंक है, गोलन हाइट्स है, तो इन एरियाज को लेकर ही इजराइल फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय से चला आ रहा है। तो हमने इन एरियाज को यहाँ पर लोकेट कर दिया, और इजराइल और फिलिस्तीन के आसपास जो भी क्षेत्र है, जैसे आप देख रहे हैं इसके दक्षिण पश्चिम में मिस्र है, फिर एग्जैक्ट साउथ यानी दक्षिण में इसके लाल सागर है, इसके पूर्व में जॉर्डन है, फिर उत्तर पूर्व में सीरिया, और उत्तर में लेबनान की कंट्री है, और बिल्कुल पश्चिम में देखें तो भूमध्य सागर है। तो जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको आप इंडिकेट करें, और भारत फिलिस्तीन के जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, गाजा, यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, तो इनको आप लोकेट करते हुए आप अपने आंसर को लिखिए, ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आप ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझ पा रहे हैं। तो चर्चा में क्यों है, आप जानते हैं कि हाल ही में गाजा पट्टी पर शासन करने वाला जो उग्रवादी संगठन हमास था, उसने इजराइल पर एक विनाशकारी हमला किया, और इस हमले में बहुत सारे इजरायली व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई थी। तो उस हमले के पश्चात इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच जो सदियों से चला आ रहा था वो फिर से पुनर्जीवित हो गया। तो एक उग्रवादी संगठन है हमास। अभी जब हम लोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो हमास के बारे में पढ़ेंगे। तो इस उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर एक बड़ा ही विनाशकारी हमला किया, और इस हमले से कई मासूम लोगों की, जो इजराइल में रहने वाले लोग हैं, उनकी मृत्यु हुई। और इसके पश्चात इसी हमले के बाद में जो लंबे समय से फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो फिर से पुनर्जीवित हो गया। तो इस तरीके से हमने एक इंट्रो पार्ट दिया कि चर्चा में क्यों है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को हमने दिखा दिया। अब हम इसके सेकंड पहलू को पढ़ेंगे, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। भारत इजराइल संघर्ष का अगर हम इतिहास देखें तो ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है। तो आपको इसमें कुछ जो है डेट से याद रखनी होगी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। जब भी लॉन्ग आंसर आपको लिखना हो तो इनके कुछ पॉइंटों को आप जरूर लोकेट करें। जैसे ये संघर्ष कब से स्टार्ट हुआ, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का उदय कहाँ से हुआ, तो 19वीं सदी के अंत में आप सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे। 19वीं सदी के अंत में विश्व भर में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, और इसी राष्ट्रवाद के चरमोत्कर्ष के दौरान
जो यूरोपियन कंट्री में जो यहूदी रह रहे थे वो फिलिस्तीन लौटना शुरू कर दिए। क्योंकि जब किसी देश में किसी क्षेत्र में राष्ट्रवाद अपने चरमोत्कर्ष पर होता है तो वहाँ की बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जो वहाँ की माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक होती हैं वो अपने मूल स्थान या किसी ऐसे देश ऐसे स्थान में जाती है जहाँ वो सुरक्षित महसूस करे। तो यूरोपियन कंट्री में जब राष्ट्रवाद अपने चरमोत्कर्ष पर होता है तो वहां पर रह रहे जो अल्पसंख्यक यहूदी होते हैं वो अपने मूल स्थान यानी फिलिस्तीन लौटना शुरू कर देते हैं। जब वो फिलिस्तीन लौटना शुरू करते हैं तो उसके बाद 1917 में एक विल्फोर घोषणा पत्र होता है, और इस विल्फोर घोषणा पत्र जो 1917 में आता है, इस घोषणा पत्र के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार होती है वो फिलिस्तीनियों यानी फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश अलग राज्य का समर्थन करते हैं। यानी यूरोपियन कंट्री से जो लोग फिलिस्तीन जो यहूदी फिलिस्तीन जाते हैं उनके लिए 1917 में ब्रिटेन एक बिल्फोर घोषणा पत्र लाती है और उन यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक अलग देश के गठन की मांग का समर्थन करती है इस बिल्फोर घोषणा पत्र के माध्यम से, जो 1917 में आता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब यहूदी फिलिस्तीन लौटना शुरू कर देते हैं तो इन यहूदी और फिलिस्तीन में रह रहे जो मुस्लिम लोग हैं इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। देन 1947 में फिर संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करता है और दो नए राज्यों के रूप में इजराइल और फिलिस्तीन के गठन का समर्थन करता है। यानी यहूदियों के लिए इजराइल देश की बात करता है और जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनके लिए फिलिस्तीन क्षेत्र में एक नए राज्य एक नए देश के निर्माण की बात करता है यहाँ संयुक्त राष्ट्र 1947 में। तो इस डेट को आपको याद रखना है। देन उसके बाद 14 मई 1948 को इजराइल द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। जब 1948 में इजराइल द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है तो फिलिस्तीन और इजराइल में एक बार फिर से जो कॉन्फ्लिक्ट है काफी गर्मा जाता है, और इसी बीच में फिर इजराइल युद्ध होता है जिसे प्रथम अरब का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में इजराइल जीत जाता है और काफी क्षेत्रों पर वो कब्जा भी कर लेता है। देन 1964 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का गठन होता है। अब जब लगातार इजराइल अग्रेसिव होता है तो इसके अगेंस्ट में फिर फिलिस्तीन में 1964 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का गठन होता है। अब फिर से इजराइल और फिलिस्तीन का ये जो मुक्ति संगठन है एक दूसरे के सामने आते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होता है, युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है 1967 में, जिसे हमें 6 दिवसीय युद्ध के रूप में जानते हैं क्योंकि ये 6 दिनों का युद्ध 1967 में होता है और काफी भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में इजराइल जीतता है और इजराइल वेस्ट बैंक गाजा पट्टी समेत फिलिस्तीन के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। तो इस 6 दिवसीय युद्ध को आप याद रखना, 1967 में इजराइल गाजा पट्टी वेस्ट बैंक और कई फिलिस्तीन क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है, वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित कर देता है। इसके बाद जब इजराइल फिलिस्तीन के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, तो फिर क्या होता है, अब जब आप किसी दूसरे क्षेत्र पर नियंत्रण करेंगे, कब्जा करेंगे, ऑब्वियसली जैसे वो देश शक्तिशाली होगा, थोड़ी शक्ति शक्ति बटोरेगा और फिर से आपके ऊपर अटैक करेगा। तो यही होता है 1987 1993 के बीच में। इंतफिदा इंतफिदा एक लोकल वर्ड है, इसका मतलब होता है फिलिस्तीनी युद्ध। यानी प्रथम फिलिस्तीनी युद्ध होता है 1987 से 1993 के बीच, और इसी युद्ध के दौरान हमास का गठन होता है और इसी हमास ने अभी हाल ही में इजराइल पर अटैक किया है। देन 1993 में ओस्लो समझौता होता है, यानी इंतफिदा युद्ध का परिणाम क्या होता है, ओस्लो समझौता। ओस्लो समझौते में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट है इसको कम किया जाए, इसको दूर किया जाए। लेकिन जो राष्ट्रवादी होते हैं, इजराइल के जो राष्ट्रवाद को प्रमोट करने वाले होते हैं, वो वो प्रधानमंत्री की हत्या कर देते हैं, इजरायली प्रधानमंत्री की हत्या कर देते हैं। दिन 2000 से 2005 के बीच फिर से द्वितीय इंतिफादा यानी द्वितीय फिलिस्तीनी युद्ध होता है, और इस युद्ध के पश्चात इजराइल ने गाजा पर से अपना अधिकार त्याग दिया। गाजा पर अधिकार कब किया था, 1967 में। तो इजराइल ने गाजा पर से अपना अधिकार त्याग दिया और वहां पर हमास ने अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो इसी गाजा के क्षेत्र से ही हाल ही में हमास ने इजराइल पर अटैक किया। तो ये थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अब हम देखेंगे भारत की इजराइल फिलिस्तीन नीति क्या रही है। यानी ये लंबे समय तक फर्स्ट वर्ल्ड वार 1917 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम से ही ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तो क्या भारत की नीतियां रही हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, पहले आज वर्तमान में क्या पॉलिसीज क्या स्टैंड भारत लेता है। तो आरंभिक चरण में देखें तो जो भारत का रुख है थोड़ा सा फिलिस्तीन की तरफ झुका रहता है। तो आरंभिक चरण में भारत 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐतिहासिक फिलिस्तीन में इजराइल के निर्माण के विरुद्ध मतदान किया था और फिलिस्तीन के विभाजन का विरोध किया था। तो 1947 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल और फिलिस्तीन दो नए देशों के गठन की बात की थी, उस संदर्भ में इजराइल के निर्माण को लेकर भारत ने क्या किया, मतदान किया था उसके विरोध में। इजराइल का निर्माण नहीं होना चाहिए, यानी फिलिस्तीन का विभाजन नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा था। फिर शीत युद्ध का चरण होता है। शीत युद्ध के चरण में देखते हैं ये जो 6 दिवसीय युद्ध है, इस 6 दिवसीय युद्ध के दौरान हमने देखा था इजराइल ने कई सारे फिलिस्तीन के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है, लगभग 78% क्षेत्र पर कर लेता है इजराइल फिलिस्तीन के। फिर भारत ने वर्ष 1967 की सीमा पर आधारित एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राज्य के निर्माण का समर्थन किया।
तथा भारत ने पूर्वी यरूशलेम का उसकी राजधानी के रूप में स्वीकार किया, जिसकी सीमा इजराइल के साथ लगती है। इस प्रकार भारत दो राज्य समाधान नीति का समर्थन करता रहा। तो शीत युद्ध के बाद क्या होता है, जब इजराइल फिलिस्तीन के कई सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहले ही टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की, यानी कुछ जो क्षेत्र है इजराइल को दे दिया जाए, कुछ फिलिस्तीन को दे दिया जाए, और दो नए देश, दो नए राज्य का निर्माण किया जाए। तो 1967 के बाद जब इजराइल कई सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, तो जो उसकी सीमा है, उसकी सीमा को ध्यान में रखते हुए फिलिस्तीन की जो राजधानी पूर्वी यरूशलेम, इसका समर्थन करते हुए दो स्टेट सॉल्यूशन का भारत यहाँ समर्थन करने लगता है, शीत युद्ध के चरण के टाइम अगर हम देखें तो भारत जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने टू स्टेट सॉल्यूशन यानी दो नए राज्यों के निर्माण की बात की थी, उसका समर्थन भारत यहाँ पर करता हुआ नजर आता है, और फिलिस्तीन की राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो, इस बात का भी समर्थन करता है। फिर हम लोग मैड्रिड संधि देखते हैं। मैड्रिड संधि 1991 में आई। मैड्रिड संधि जहां दो राज्य समाधान पर सहमति हुई थी, यानी अभी तक सारी बातें चल रही थी कि दो राज्य बनाया जाए, और मैड्रिड संधि हुई, सम्मेलन हुआ, और इस संधि सम्मेलन 1991 में हुआ। इस सम्मेलन में भी दो राज्य समाधान पर आधारित सहमति हुई थी। सोवियत संघ के विघटन तथा वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन के उपरांत अब क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 के अंत में ही, और उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन आता है पूरे वैश्विक परिदृश्य में, पूरे वैश्विक दुनिया की पॉलिसीज में। तो भारत में क्या होता है, 1991 के बाद 1992 में इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। लेकिन इजराइल के साथ में 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध अवश्य भारत के स्थापित होते हैं, लेकिन भारत जो है फिलिस्तीन का समर्थन अभी भी करता रहता है कि फिलिस्तीन एक नया क्षेत्र में हो, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। इस बात का समर्थन भारत करता रहा है, और अभी भी कर रहा है। मैड्रिड संधि के बाद जब 1992 में इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हो गए, उसके बाद भी। लेकिन समसामयिक चरण देखिए, यानी वर्तमान में भारत का क्या स्टैंड है, ये आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है। हमने अभी इससे पहले क्या देखा, भारत ने टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया, इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने के बावजूद भारत अभी भी फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। समसामयिक चरण यानी वर्तमान स्थिति क्या है। हालांकि 1917 में भारत की नीति में कुछ परिवर्तन किए गए, और इस दौरान भारत ने पूर्वी यरूशलेम और वर्ष 1967 की सीमा का संदर्भ देना त्याग दिया। यानी अभी तक हमने क्या देखा कि भारत जो है पूर्वी यरूशलेम किसकी राजधानी होनी चाहिए, फिलिस्तीन की। दूसरी 1967 की जो सीमा है, जहां इजराइल ने कई सारे फिलिस्तीन के क्षेत्र पर अधिकार करके उनको अपनी बाउंड्रीज मान लिया था। अभी तक भारत इस तरीके पर स्टैंड लेता आ रहा था, टू स्टेट सॉल्यूशन और पूर्वी यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी। लेकिन वर्तमान चरण में जिस तरीके से पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो पॉलिसीज थी कि पूर्वी यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी होनी चाहिए, इस पर भारत ने अपना स्टैंड थोड़ा सा यहाँ पर बदला, और कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ थोड़ा सा अब झुकाव भारत का अब दिखने लगा है। पहले फिलिस्तीन की तरफ अधिक झुकाव था, अब थोड़ा सा फिलिस्तीन की तुलना में थोड़ा सा झुकाव अब इजराइल की तरफ दिखता है भारत का। 2018 में भारत ने डी हाइफिनेशन नीति अपनाई। डी हाइफिनेशन नीति यह काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, और क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में डी हाइफिनेशन नीति भी पूछी जा सकती है। डी हाइफिनेशन नीति बेसिकली क्या होती है, जब वैश्विक परिदृश्य पर दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, और जो देश है, जैसे हम भारत देश है, और हमारे जो हित है वो दोनों देशों से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने हितों का ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध स्थापित करेंगे, यानी हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा कि हम किसी एक देश के प्रति झुके। तो क्या होता है यहाँ पर, दोनों देशों के साथ हमारे हित है, तो अपने हितों को हम प्राथमिकता देंगे, और दोनों के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से स्थापित करेंगे। बेसिकली डिहाइफिनेशन नीति का मतलब ये होता है, यानी भारत ना तो इजराइल की तरफ झुकेगा, ना तो वो फिलिस्तीन की तरफ अधिक झुकाव करेगा। एक संतुलित रूप से दोनों दोनों देशों के साथ अपने हितों का ध्यान में रखते हुए उनके साथ जो है अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा। तो डिहाइफिनेशन नीति 2018 में अपनाई, जिसका सीधा अर्थ होता है इजराइल के साथ भारत के स्वतंत्र संबंध है, साथ ही भारत को अपने हितों के आधार पर इन संबंधों को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है, या फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंधों से भिन्न होंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हालिया हिंसा के उपरांत संयुक्त राष्ट्र में भारत ने न्यायपूर्ण फिलिस्तीनी हित और द्विराष्ट्र समाधान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता एवं दृढ़ समर्थन को दोहराता है। यानी जो हालिया भी इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष हुआ, भारत देखो, भारत के हित अपनी जगह होते हैं, लेकिन उन हितों से भी परे भारत हमेशा मानवाधिकारों की बात करता है, मानव के अधिकारों की बात करता है, उनकी सुरक्षा की बात करता है। तो भारत इजराइल के जो भी राजनयिक संबंध है उनको ध्यान में रखते हुए भारत इजराइल के संबंध बने रहे, इस बात का भी ध्यान रखता है, और मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो, मानवाधिकारों की सुरक्षा हो, इस बात पर भी जोर देता है। इसीलिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में न्यायपूर्ण फिलिस्तीन हितों की बात की, यानी फिलिस्तीन के जो लोग हैं उन पर अन्याय न हो, जो फिलिस्तीन के मासूम लोग हैं, तो उन पर जो है किसी भी तरीके का इजराइल द्वारा अटैक करके उनको नुकसान, उनको क्षति ना हो, इस बात की पुरजोर कोशिश करता है संयुक्त राष्ट्र में भारत। तो न्यायपूर्ण फिलिस्तीन हितों की बात करता है, साथ ही द्विराष्ट्र समाधान यानी टू स्टेट सॉल्यूशन, जो पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1947 में जो बात की थी, भारत जिसका पहले भी समर्थन करता रहा है, आज भी उनका समर्थन करता है टू स्टेट सॉल्यूशन का। लेकिन साथ ही फिलिस्तीन में जिस तरीके से
मानवों की क्षति हो रही है, उन मासूम लोगों की क्षति हो रही है, उनको नुकसान हो रहा है, उसका भारत जो है विरोध करता है। भारत न्यायपूर्ण फिलिस्तीन हित और दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है। तो ये थोड़ी सी पॉलिसीज होगी इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में कि प्रारंभिक चरण में क्या भारत पॉलिसीज अपनाता था, फिर शीत युद्ध के चरण के टाइम मैड्रिड संधि सम्मेलन में भारत क्या स्टैंड करता है, और वर्तमान समसामयिक चरण में भारत किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट पर अपना स्टैंड रख रहा है। तो इन बातों को आप जरूर याद रख लें, नोट डाउन कर लें। डी हाइफनेशन नीति को जरूर याद रखना, ये शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है 100-150 शब्दों में। अब हम देखेंगे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का भारत पर क्या असर पड़ सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का भारत पर सबसे पहला असर तो एक हमारे इकोनॉमिक पर असर पड़ेगा, खासकर हमारे व्यापार संबंध जो इजराइल के साथ काफी प्रगाढ़ संबंध है। बड़े स्तर पर भारत और इजराइल के बीच में व्यापारिक संबंध है, और खासकर रक्षा उपकरणों के मामले में भारत कई रक्षा उपकरण इजराइल से डायरेक्ट इंपोर्ट करता है। तो ये इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो रक्षा उपकरणों की खरीदारी और साथ ही इजराइल के साथ जो टेक्नोलॉजी, इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसका जो फायदा भारत उठाता है, कहीं ना कहीं इस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो रक्षा उपकरणों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, इजराइल भारत के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। इसे व्यापार संबंध में कोई भी व्यवधान यानी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इस संबंध में व्यवधान भारत की रक्षा तैयारियों को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट, कूटनीति चुनौती भी भारत के लिए काफी जटिल हो सकती है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चला। तो भारत ने परंपरागत रूप से इजराइल और अरब देशों के प्रति अपनी विदेश नीति में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा, यानी भारत और अरब, भारत जो है इजराइल और अरब, आप जानते हैं फिलिस्तीन में बेसिकली कौन, मुस्लिम लोग हैं, और मुस्लिम लोग बगल में अरबियन कंट्री है। तो फिलिस्तीन के साथ में सभी अरबियन कंट्री आ जाती हैं, और इजराइल एक अपना यहूदी धर्म उनका एक अलग है। तो भारत कहीं ना कहीं अभी अभी तक अपनी पॉलिसीज के द्वारा टू स्टेट सोल्यूशन फिलिस्तीनियों का समर्थन करके क्या करता था, भारत इजराइल और अरब कंट्रियों के बीच एक संतुलित पॉलिसीज अपनाता था, संतुलित दृष्टिकोण था। दोनों के साथ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी कूटनीति जो पॉलिसी है उनको अभी तक भारत लेकर चल रहा था। लेकिन अगर इस तरीके का युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, तो कहीं ना कहीं ये जो संतुलित दृष्टिकोण अरबियन कंट्री इजराइल के मध्य अपना रहा था, कहीं ना कहीं इसको आगे और लेकर चलना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। तो यदि संघर्ष बढ़ता है और अन्य अरब देश भी इसमें संलग्न होते हैं, तो भारत के लिए राजनयिक चुनौतियां पैदा कर सकता है। और इस परिदृश्य में इजराइल के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना और अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भारत के लिए काफी जटिल सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट G20 में अभी आपने देखा भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे बनाने की बात की गई है। और जानते हैं कि अगर ये गलियारा बनता है, तो मध्य एशियन कंट्री अरब और इजराइल होते हुए ये गलियारा यूरोप तक जाएगा। तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा कहीं ना कहीं ये जो गलियारा बनाने की पॉलिसीज है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, तो ये जो नीति है, ये जो योजना है, इस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जैसी जो पहले है मध्य पूर्व के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। यदि संघर्ष बढ़ता है और इसमें हिजाबुल्ला और ईरान जैसे अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ी भी संलग्न होते हैं, तो पश्चिम एशियाई क्षेत्रों को ये अस्थिर कर सकता है, और जो योजना है कहीं ना कहीं इस पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ऊर्जा आपूर्ति। आप जानते हैं मध्य एशियन कंट्री बेसिकली भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं भारत की ऊर्जा आपूर्ति में भी बाधक बन सकता है। तो पश्चिम एशियाई देश क्षेत्र भारत के लिए ऊर्जा आयात का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्षेत्र की स्थिरता में कोई भी व्यवधान संभावित रूप से भारत की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे आर्थिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट, भारतीय प्रवासियों की हित। जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप लिखें, तो उसमें एक फैक्ट तो ये बन ही जाता है कि भारतीय प्रवासियों के हित जो हैं कहीं ना कहीं असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि भारत का जो डायस्पोरा है, भारत के जो प्रवासी हैं, वो पूरी दुनिया में विस्तृत है, और खासकर अरब कंट्री देखें या फिर इजराइल देखें, यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। तो इस तरीके का संघर्ष, इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चुनौतियां पैदा कर देता है। तो भारत की एक बड़ी प्रवासी आबादी विभिन्न मध्य पूर्वी देशों में कार्य करती है। यदि संघर्ष बढ़ता है, तो इन भारतीय नागरिकों के हित एवं सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, और भारत के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत पर किस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकता है, इस बात को हमने देखा। अब हम देखेंगे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का क्या समाधान हो सकता है, यानी क्या सोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहला सोल्यूशन तो हमने पहले ही देखा, टू स्टेट सोल्यूशन, जो संयुक्त राष्ट्र ने भी 1947 में ही इस कॉन्फ्लिक्ट के सोल्यूशन के रूप में लाया था कि दो नए राज्यों का गठन कर दिया जाए, एक इजराइल दूसरा फिलिस्तीन। तो टू स्टेट सोल्यूशन, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, और भारत भी इसका समर्थन करता आ रहा है। सबसे व्यापक रूप से समर्थित प्रस्ताव में से एक है, जो पारस्परिक रूप से सहमत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजराइल के साथ ही एक स्वतंत्र एवं संप्रभु फिलिस्तीन राज्य के निर्माण की ये परिकल्पना करता है। तो टू स्टेट सोल्यूशन में क्या करता है, इजराइल जैसे अभी एक अलग देश है, फिलिस्तीन भी एक अलग देश का निर्माण कर दिया जाए, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म हो जाए। तो इस टू स्टेट सोल्यूशन का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक स्तर पर इसका समर्थन होता है। तो टू स्टेट सोल्यूशन एक इसका समाधान हो सकता है। टू स्टेट सोल्यूशन का उद्देश्य क्या है, संघर्ष के मुद्दों जैसे यरूशलेम, शरणार्थी, बसावट,
सुरक्षा, जल बंटवारा आदि को संबोधित करता है कि ये जो संसाधन है, यरूशलेम को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जल सुरक्षा, जल बंटवारे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है टू स्टेट सॉल्यूशन से। भारत और अन्य बड़े-बड़े देश इसका समर्थन करते हैं। भारत, अमेरिका, चीन सहित विभिन्न प्रमुख देशों ने 2 राज्य समाधान जो है इसका समर्थन किया है। हालांकि टू स्टेट सॉल्यूशन की समझ की कई चुनौतियां, बाधाएं मौजूद है, जैसे शांति के लिए आवश्यक सुलह उपायों एवं रियायतों के प्रति इजराइल फिलिस्तीन के बीच राजनयिक इच्छा शक्ति एवं भरोसे की कमी। तो 1947 से ही टू स्टेट सॉल्यूशन की बात चली, लेकिन अभी तक उसका कार्यान्वयन, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। इसके पीछे सबसे बड़ी चुनौती क्या है? राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी। फिर कुछ अन्य समाधान हो सकते हैं, जैसे टू स्टेट सॉल्यूशन की जगह कुछ देश वन स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, और जिसमें इनका एक दृष्टिकोण होता है कि एकल एवं द्विराष्ट्रीय राज्य की कल्पना करता है, जहां इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को समान अधिकार एवं प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इस समाधान में चुनौती क्या होती है? दोनों समुदायों की चिंता को दूर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कोई भी पक्ष अधिकारहीन न हो। यानी वन स्टेट सॉल्यूशन, देश एक हो लेकिन अधिकार जो है उनको बांट दिया जाए, जो शक्तियां हैं उनको बांट दी जाए। इस तरीके की भी सॉल्यूशन की कुछ देश, कुछ जो समर्थक है इसकी बात करते हैं वन स्टेट सॉल्यूशन की। हालांकि एक और भी समाधान हो सकता है, जैसे कॉन्फेडरेशन मॉडल। कुछ लोग सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संसाधनों जैसे क्षेत्रों में साझा संस्थानों एवं सहयोग के साथ दो अलग अलग राज्यों की एक परिसंघ का प्रस्ताव करते हैं। यह मॉडल सहयोग बनाए रखते हुए काफी हद तक स्वायत्ता प्रदान कर सकता है। तो इस तरीके से कुछ सोल्यूशन है इस कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में। इसमें वन टू स्टेट सोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आप जिक्र जरूर करें, क्योंकि इसका भारत भी समर्थन करता है। उसके बाद इस के साथ में थोड़ा सा जिक्र कर दे वन स्टेट सोल्यूशन और कॉन्फेडरेशन मॉडल की, तो आपका जो आंसर होगा वो और से यूनिक होगा। अब हम बात करेंगे अपने निष्कर्ष की, जिसमें वे फॉरवर्ड को देखेंगे। वे फॉरवर्ड में बेसिकली हम जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम आगे का राह बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है एक दीर्घकालिक समाधान के लिए। तो इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमेशा इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? युद्ध से तो खत्म होगा नहीं, होगा किससे? आपसी बातचीत से। तो इस बात का जिक्र आप जरूर करें जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो दो देशों के मध्य। तो दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को कम करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है आपसी साझा बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से उस कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए। तो बड़े पैमाने पर विश्व को शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक साथ आने की जरूरत है, किंतु इजरायली सरकार और अन्य संबंधित पक्षों की अनिच्छा ने इस मुद्दे को और अधिक बढ़ा चढ़ा दिया है। एक संतुलित दृष्टिकोण अरब देशों के साथ इजराइल के साथ भी अनुकूल संबंध बनाए रखने में मदद करेगा। तो शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक साथ आने की जरूरत है। एक साथ आकर एक साझा मंच स्थापित करके इस कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड का सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान, मोरक्को के बीच संबंधों में हालिया सामान्यीकरण समझौते, जिन्हें अब्राहम समझौता कहते हैं। हमने देखा इजराइल के साथ में संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, बहरीन, मोरक्को के बीच जो एक अब्राहम समझौता हुआ, यानी इन देशों के बीच कहीं ना कहीं संबंधों को सुधारने की बात की गई। तो ये जो अब्राहम समझौता हुआ है, ये आपसी पारस्परिकता को प्रदर्शित करते हैं, आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने को प्रदर्शित करते हैं। तो सभी क्षेत्रीय शक्तियों को अब्राहम जो समझौता हुआ है इसकी तर्ज पर दोनों देशों के बीच शांति की परिकल्पना करनी चाहिए। यानी इजराइल और जो ये अरबियन कंट्री हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन हो गया, और जो अन्य कंट्रियां हैं सूडान, मोरक्को, इनके बीच जिस तरीके से पारस्परिक समझौता करके ये प्रदर्शित किया गया, इसी तरीके से इसी अब्राहम समझौते की तर्ज पर क्यों ना एक शांति समझौता भी इजराइल और अन्य जो कॉन्फ्लिक्ट कंट्री है, फिलिस्तीन और जो अरबियन कंट्री है, इनके साथ इस तरीके का एक समझौता करके इस कॉन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष को दूर किया जाए। नेक्स्ट, बहुपक्षीय संगठनों में भारत की भूमिका के लिए मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए सभी संबंधित पक्षों के सहयोग से कड़े प्रयासों की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक गैर स्थायी सदस्य भी है, और 2022 से 24 के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए पुनः इसे चुना गया था। तो भारत को इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु इन बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करना चाहिए। यानी भारत इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए इस तरीके के जो बहुपक्षीय मंच हैं इनका उपयोग करना चाहिए, और एक आगे बढ़कर अपनी भूमिका को निभाकर इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट से भारत के वैश्विक परिदृश्य पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी कोई युद्ध होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं पूरी वैश्विक परिदृश्य में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन भारत के ऊपर एक अलग से यहाँ पर एक बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे व्यापारिक संबंधों, ऊर्जा संबंधों, और जो उनकी कूटनीतिक पॉलिसीज है अरबियन कंट्री इजराइल को दोनों के साथ साथ में लेकर चलने की। तो कहीं ना कहीं भारत पर एक बहुत ही व्यापक स्तर पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो भारत को इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, भारत को आगे आना चाहिए। ये जो विभिन्न बहुपक्षीय मंच है, इनका भारत सदस्य है, चाहे वो मानवाधिकार परिषद के लिए पुनः चुना जाना हो, यूएनएससी में गैर स्थायी सदस्य है। तो इन मंचों का प्रयोग करके भारत अपनी मध्यस्थता की भूमिका को निभाते हुए भारत इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए इसे आगे आने की जरूरत है। इस तरीके से हमने एक होलिस्टिक वे में पूरे टॉपिक को पढ़ा। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। कोई भी क्वेरीज हो, कुछ बातें हो जो समझ में ना आई हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।